वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। 24 घंटे की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं हमारे फील्ड रिपोर्टर्स। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिला डॉक्टर से दरिंदगी के केस में क्या अब पॉलिटिकल स्कोर सेट हो रहे हैं? पूरी खबर आपको बताएंगे रविकांत। प्रधानमंत्री मोदी का सेक्युलर सिविल कोड वाला बयान इतनी चर्चा में क्यों है, आपको बताएंगे अंकित गुप्ता। लाल किले पर राहुल गांधी को 5वीं कतार में क्यों बैठाया गया, जैनेंद्र कुमार बताएंगे इसकी इनसाइड स्टोरी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। आरजीकर में बीती रात हुए हंगामे में अब तक 9 लोग गिरफ्तार। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से मांगी रिपोर्ट। एमआरआई और इमरजेंसी में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों को किया गया था गिरफ्तार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें बताती हैं कि कॉलेज में बुधवार रात कैसा हंगामा हुआ। बुधवार रात अस्पताल के बाहर मौजूद भीड़ उपद्रव करने लगी। उपद्रवियों ने अस्पताल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में रखी मशीनें, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ हम आपको यहाँ पर दिखाएं, ये देखिए घुसते ही ये जो कमरा है ये पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। पुलिस घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ के आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कुछ हिंसक प्रदर्शनकारियों की पहचान कर ली है। जल्दी इन प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से आरजीकर हत्या मामले को ले लिया है और इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर निशाने पर ममता सरकार। बीजेपी ने कहा टीएमसी के गुंडों ने की तोड़फोड़, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि सीएम ममता ने टीएमसी के गुंडों को भेजा और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ता दिया। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। कल दोपहर को 2 बजे भारतीय जनता पार्टी हर जिले में रास्ता रोको करेगी। कांग्रेस भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने कहा कि बंगाल में ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। घटना बहुत दुखदायक घटना है और ऐसी घटना ये पहली बार नहीं हुआ है बंगाल में। पार्क स्ट्रीट कांड से लेके आज तक एक के बाद एक बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, कभी सच सामने नहीं आया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि गुंडागर्दी की सभी सीमाएं पार हो गई हैं। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभिषेक ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने डॉक्टरों से मुलाकात की, महिला सुरक्षा पर चिंता जताई। कहा सूबे में महिला सुरक्षा सवालों के घेरे में है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के बाद निशाने पे कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने कहा मीडिया ने चलाया हमारे खिलाफ कैंपेन। 14 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हंगामा कर रहे उपद्रवियों को काबू करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, तब जाकर पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। हंगामे के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि मीडिया कोलकाता पुलिस की छवि खराब कर रही है। Because of this malicious media campaign, Calcutta police has lost the trust of the people. आखिर उपद्रवी कैसे अस्पताल में घुस गए, इस पर पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हिंसा के पीछे साजिश है। So it was absolutely pre-planned. They were heinous crime they were doing. See the emergency inside the hospital and outside. It was clear version I'm telling you. I'm mentioning. 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कॉलेज में अब हर तरफ पुलिस तैनात की गई है। यहाँ मौजूद कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे तोड़ा न गया हो। तमाम मशीनें और यहाँ पर लगी हुई जो दीवारें हैं उन सब को तोड़ा गया है। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के बाद अस्पताल मैनेजमेंट महिला डॉक्टरों और अस्पताल की महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के विरोध में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च किया।
इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टर्स का अब धरना जारी है। हिंसा और तोड़फोड़ के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आज फिर से धरने पर पहुंचे। उपद्रवियों ने उस जगह को नुकसान पहुंचाया है जहां डॉक्टर धरने पर बैठे थे। मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के खिलाफ डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकाला। अस्पताल के दायरे में कैंडल लेकर निकले डॉक्टर्स ने इंसाफ की मांग की। एनसीसी के कैडेट्स ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मार्च निकाला। इन कैंडिडेट्स ने वी वांट जस्टिस का स्लोगन बुलंद किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज दिल्ली में आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी आवाज बुलंद की। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो आरएमएल में सॉलिडेरिटी में खड़े हैं और सबके हाथ में पोस्टर्स है, बैनर्स है स्वतंत्रता दिवस के दिन, ये सभी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर चिंता जाहिर की है। आईएमए ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस में आगे बढ़ी सीबीआई जांच। सीबीआई की टीम ने पीड़िता के माता-पिता का स्टेटमेंट किया रिकॉर्ड। ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज पीड़िता के माता-पिता का बयान लेने पहुंची। सीबीआई की टीम्स लगातार मॉनिटर कर रही हैं। करीब 25 लोगों की टीम है और ये अधिकारियों के साथ फोरेंसिक टीम्स भी लगातार चल रही हैं। सीबीआई की टीम के आने से पहले यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीबीआई की टीम ने पीड़िता के माता-पिता का बयान दर्ज किया। Investigation is going on. We have taken the statements of the parents. That's it. ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस में 4 पन्नों की इंक्वेस्ट रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई। रिपोर्ट में मौत का समय सुबह 3 से 5 बजे के बीच का बताया गया है। हत्या के आरोपी संजय रॉय की मां ने एबीपी न्यूज से कहा कि संजय को सजा मिलनी चाहिए। बहुत खराब लग रहा है, ऐसा कर सकता जिसका 4 बहन, 2 गुजर गया, बाप गुजर गया। टीएमसी के पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में अपनी ही सरकार को घेरा है। डॉक्टर सेन ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल की बहुत शिकायतें थी। गवर्नमेंट इनका अपॉइंटमेंट किया है, गवर्नमेंट सब प्रिंसिपल का अपॉइंट किया है, लेकिन कोई और प्रिंसिपल एक दिखाइए जिसके लिए गवर्नमेंट को इतना फेस लॉस हो रहा है। नहीं हो रहा है। केस में सीबीआई मृत छात्र के साथ नाइट ड्यूटी पर रहे दूसरे जूनियर डॉक्टरों समेत अन्य स्टाफ से पूछताछ कर चुकी है। ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस को सुलझाने के लिए सीबीआई कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। आरोपी और पीड़िता की मोबाइल और सीडीआर लोकेशन के हिसाब से सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई की टीम को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया है। एक टीम केस डायरी में दर्ज बयान और सबूतों को वेरीफाई करने में जुटी है। एक टीम पीड़िता और आरोपी समेत घटना वाली रात आरजीकर अस्पताल में मौजूद लोगों के सीडीआर की जांच कर रही है। ये टीम मोबाइल टावर लोकेशन का एनालिसिस भी कर रही है। सीबीआई की एक टीम उन लोगों के बयान भी ले रही है जिनका बयान कोलकाता पुलिस ने पहले भी लिया था। ये टीम जांच कर रही है कि पहले और अब के बयान में कोई विरोधाभास तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को अब तक की जांच में कई लीड्स मिले हैं। जांच शुरुआती दौर में इसलिए लीड्स को सीबीआई के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। पीड़िता की जिंदगी को समझने के लिए सीबीआई की टीम सीएफएसएल के जरिए उसके मोबाइल की चैट्स का एनालिसिस कर रही है। पीड़िता की दूसरी सोशल मीडिया प्रोफाइल का भी एनालिसिस किया जा रहा है। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई पीड़िता को ट्रैक या स्टॉक तो नहीं कर रहा था। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के अंदर और बाहर लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। सीबीआई आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स और अन्य लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ और डिजिटल एविडेंस के आधार पर सीबीआई पहले और बाद की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह किया सेक्युलर सिविल कोड शब्द का इस्तेमाल। देश के मौजूदा सिविल कोड को बताया कम्युनल। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन पर दिया जोर। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से मौजूदा सिविल कोड को सांप्रदायिक क्या बताया। एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया है, तो विपक्ष की दूसरी पार्टियां कह रही हैं पीएम ने सेकुलर सिविल कोड इसलिए कहा क्योंकि ये बीजेपी की नहीं एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री जी मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सिविल कोड है जो सेकुलर है या कम्युनल है। एक ही सिविल कोड की बात की कॉन्स्टिट्यूशन ने की है। ये जो डिविजिव भाषण है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैं नहीं देख पाता। पहले मोदी सरकार थी, अभी एनडीए सरकार है।
ये थोड़े थोड़े बदलाव आपको दिख ही रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू कह रही है देश को एक सेकुलर नागरिक संहिता की ही जरूरत है। एक व्यापक विमर्श की बुनियाद पर ही ऐसे संवेदनशील सवाल का समाधान किया जाना संभव है। करीब 100 मिनट के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला, युवा, किसान और गरीब को लेकर क्या है मोदी सरकार की योजना, इसके साथ ही देश की 140 करोड़ आबादी को कैसे है विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ाना, इस योजना को भी देश के सामने रखा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद। लाल किले पर नेता विपक्ष को 5वीं कतार में बैठाया गया, जबकि कई मंत्री पहली कतार में बैठे नजर आए। पहली कतार में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह, स्पीकर ओम बिरला, कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी जैसे चेहरे। दूसरी कतार में किरेन रिजिजू, ललन सिंह जैसे मंत्री और कुछ ओलंपियन। तीसरी कतार में गिरिराज सिंह, चिराग पासवान जैसे मंत्री और कुछ ओलंपियन। चौथी कतार में ओलंपियन और 5वीं कतार में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। लाल किले के सरकारी समारोह में नेता विपक्ष राहुल गांधी को इतने पीछे की कतार में बैठाने को लेकर हो गया बड़ा विवाद। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने सवाल उठाते हुए पोस्ट किया, प्रोटोकॉल के हिसाब से नेता विपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से बड़ा होता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से लोकसभा में पीएम के बाद नेता विपक्ष ही होता है। राजनाथ जी, आप रक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय पर्व के राजनीतिकरण की अनुमति नहीं दे सकते। सूत्रों के मुताबिक लाल किले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी को 5वीं कतार में 5वीं सीट आवंटित की गई थी। जब निर्धारित सीट पर राहुल गांधी बैठ गए तो करीब 10 मिनट बाद प्रोटोकॉल का एक अधिकारी उनके पास पहुंचा। प्रोटोकॉल अधिकारी ने उनसे पहली कतार में बैठने का अनुरोध किया, लेकिन राहुल गांधी अपनी तय सीट पर ही बैठे रहे। राज्यसभा में नेता विपक्ष खरगे की सीट भी राहुल गांधी के बगल में 5वीं कतार में ही थी। विवाद बढ़ने पर रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी कि इस बार ओलंपिक पदक विजेताओं को आगे बैठाना था, इसलिए राहुल गांधी को पीछे शिफ्ट किया गया। प्रोटोकॉल के मुताबिक नेता विपक्ष को आगे की कुछ पंक्तियों में बैठाना चाहिए था। पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 11वीं बार फहराया तिरंगा। पीएम मोदी ने इस बार रिकॉर्ड 98 मिनट का दिया संदेश और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर जताई चिंता। लाल किला पर 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के रंग देखने लायक थे। पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बांग्लादेश के हालात का जिक्र किया और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी पर भी पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा, अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो। उसके बाद पीएम मोदी लाल किले पर समारोह देखने आए लोगों से मिले और हर बार की तरह इस बार भी बच्चों से मिले। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में मेडिकल क्षेत्र में बढ़ाई जाएंगी 75,000 सीटें। जोश, जज्बा और जुनून। मौका देश की आजादी की सालगिरह। लोकेशन अटारी वाघा बॉर्डर। यहाँ पर आजादी के लाजवाब रंग को देखा गया। इन तस्वीरों के बगैर स्वतंत्रता दिवस का जश्न कहां पूरा होता है। अटारी वाघा बॉर्डर पर इस साल का बीटिंग द रिट्रीट समारोह कुछ अलग रहा। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में यहां पर बीएसएफ जवानों की परफॉर्मेंस तो आकर्षण का केंद्र रही ही, साथ ही बीएसएफ के डॉग स्क्वाड और महिला बोल्ड टीम ने अपनी करतबों से लोगों का दिल जीत लिया। बीएसएफ की महिला बोल्ट राइफल टीम अपनी करतबों से छाई रही। 30 महिला सीमा प्रहरियों ने राइफल के साथ जुगलबंदी की। फिर आखिर में हुई अटारी वाघा सीमा पर झंडा उतारने की रस्म, जिसमें इधर से बीएसएफ जवानों ने ये रस्म निभाई तो उधर से पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने अपना झंडा उतारा।
बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत 1959 में भारत और पाकिस्तान सरकार की सहमति से हुआ और तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। दिल्ली में 15 अगस्त पर पिछले 9 साल में पहली बार केजरीवाल नहीं फहरा पाए झंडा। केजरीवाल की जगह उपराज्यपाल द्वारा नॉमिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने झंडा फहराया। दिल्ली सरकार के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन 9 साल में पहली बार ऐसा मौका आया जब सरकार का हेड होने के बावजूद केजरीवाल झंडा फहराने के लिए मौजूद नहीं थे। दिल्ली सरकार की तरफ से छत्रसाल स्टेडियम में जो 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ, उसमें केजरीवाल की जगह एलजी की अनुमति से दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने ध्वजारोहण किया। गहलोत ने केजरीवाल को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बता दिया। मैं आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी हैं। अरविंद केजरीवाल 2015 से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद होने की वजह से पहली बार अरविंद केजरीवाल किसी राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में कल चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। एकजुटता दिखाने के लिए षणमुखानंद हॉल में कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट की बैठक। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की एकजुटता दिखाने और चुनावी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को षणमुखानंद हॉल में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता जुटेंगे। 11 बजे से 11:30 बजे के बीच ये बैठक होगी। बैठक में तीनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं के साथ दूसरे पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक के जरिए विपक्षी गठबंधन एकजुटता का संदेश देगा। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले बैठक में शामिल होंगे और महाराष्ट्र में एमवीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। महाविकास आघाड़ी के आने वाले चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की शुरुआत 16 अगस्त को महाराष्ट्र के षणमुखानंद हॉल में मुंबई में होगी। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद सीट शेयरिंग का फैसला होगा। वहीं 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर मुंबई में कांग्रेस बड़ा प्रोग्राम करेगी। मैं उनके माध्यम से वहां पर गारंटीज भी डिक्लेयर करने का अंदाज है। सीट शेयरिंग भी उस दिन हो जाएगी या नहीं, सीट शेयरिंग का तो अभी शुरुआत होने की है। सीट शेयरिंग की 20 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण भेजा है। भारी बारिश और भूस्खलन से अस्त व्यस्त हो गए हिमाचल के कुछ इलाके। भारी बारिश से कांगड़ा जिले पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। भारी बारिश ने हिमाचल के कांगड़ा के ये हाल कर दिए हैं। यहाँ जो 4 लेन हाईवे बन रहा है, उस पर पहाड़ी से मलबा आ गिरा, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत आई। हालांकि बारिश के बीच भी जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम किया जाता रहा, लेकिन इस दौरान लंबा जाम लग गया। कांगड़ा ज्वालाजी सड़क भी भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे लंबा जाम लगा रहा। बाद में चट्टानों और मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई, तब जाकर रास्ता खुला। कांगड़ा जिले में देर रात से भारी बारिश का असर ये हुआ कि धर्मशाला पालमपुर मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया। सड़क पर पेड़ गिर गया। आलम ये है कि धर्मशाला की सड़कें नाले में तब्दील हो गई। इस बार की भारी बारिश मंडी के लोगों को भी डरा रही है। मंडी जिला पिछली आपदा को अभी तक भूला नहीं है। मौसम विभाग ने अभी भी हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना रहेगा। गुना में भारी बारिश से हादसा, तेज रफ्तार पानी में बही गाड़ी, स्थानीय लोगों ने बचाई 2 लोगों की जान। तेज रफ्तार पानी में फंसी है बोलेरो। ये गाड़ी बरखेड़ी पुल से गुजर रही थी, तभी तेज रफ्तार पानी में बह गई। गनीमत रही कि पुल से थोड़ी दूर पेड़ से टकराकर गाड़ी वहीं रुक गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, इनकी जान संकट में थी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हौसला जुटाया और पानी में फंसे लोगों को निकाला। उधर से ये जा रहे थे, उसमें उनकी अम्मा को सर्पदंश हो गया था, तो उनको ले जा रहे थे, तो ये गाड़ी बह गई। उनको तो सही सलामत निकल आया, वो गाड़ी बहकर आ गई सर, जहाँ पे आ गई अटक गई। भारी बारिश के कारण गुना छाबड़ा रोड पर गाड़ी फंस गई। मगरोड़ा के अस्पताल में पानी भरा। गुना कोटा रोड पर पानी भरने से गाड़ियों का पहिया थम गया। भारी बारिश के बाद गुना पुलिस अधीक्षक के बंगले के सामने की सड़कें भी डूब गई। जब बारिश रुकी तो लोगों को थोड़ी राहत मिली। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका गया
तो बवाल हो गया। नाराज विधायक बोले, मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया गया। कार्यक्रम में खुद को बोलने न देने से तमतमाए ये हैं यूपी के समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद। विधायक नफीस अहमद बोलने के लिए माइक पर आए, तभी सामने कुर्सी पर बैठे एक सपा नेता ने नफीस को बोलने से रोक दिया। कहा कि हम लोग सांसद धर्मेंद्र यादव को सुनने आए हैं। फिर क्या था, नफीस अहमद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इससे विधायक नफीस अहमद के समर्थक भी भड़क गए और हंगामा हो गया। ये सब हुआ यूपी के आजमगढ़ में, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम कर रही थी। ये पूरा बवाल एक पत्रकार ने अपने मोबाइल कैमरे पर कैद किया। घरेलू झगड़े में कैमरा ऑन होने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और वीडियो बनाने वाले पर ही टूट पड़े। इस मामले में पीड़ित पत्रकार ने पुलिस को समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं के खिलाफ तहरीर दी है। 31 जुलाई को लखनऊ में हुए छेड़छाड़ के आरोपी पवन यादव से मिले अखिलेश यादव। कहे कि केवल एक जाति के लोगों का नाम लिया गया। पवन 31 जुलाई को लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान हुई छेड़छाड़ का आरोपी है। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार किया था। आज पवन अखिलेश से मिलने पहुंचा। पवन से मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा कि एक जाति के युवक को झूठा फंसाया गया। बीजेपी वालों ने इनसे भी अन्याय किया, अपमानित किया इन्हें भी। एक बीजेपी का नेता है जिसने इनके साथ हाथापाई की और उसने पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी चुनाव के समय। 31 जुलाई को लखनऊ में जो हुआ था उसे लेकर सवाल उठाए गए थे। विपक्ष ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा था। तब पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाँ, मैं दोषी तो नहीं था, मैं वीडियो में नहीं था, पर अब उनके पास जो गया होगा नाम, हम जो भी अधिकारियों ने भेजा होगा उन्होंने लिया, वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। अभी तो कंफर्म ही नहीं हुआ था, किसी को पुलिस वालों को था ही नहीं, मतलब जो भी थे उनको पता तो था मैं नहीं हूँ। सीएम योगी ने विधानसभा में आरोपियों के नाम बताए थे। केस में पुलिस वालों पर भी गाजगिरी थी। जम्मू कश्मीर में फिर से सिर उठा रहे आतंक को कुचलने के लिए बना नया प्लान। जम्मू कश्मीर पुलिस का 19 स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट्स स्थापित करने का फैसला। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़ रही आतंकी वारदातों से निपटने के लिए यह नया ब्लूप्रिंट सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद से प्रभावित 8 जिलों के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। इसके तहत 19 स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट्स बनाई जाएंगी। हर यूनिट में डीएसपी हेड होंगे। सबसे ज्यादा 4 यूनिट रियासी में खोली जाएंगी। पुंछ और रामबन में 3-3 यूनिट्स खुलेंगी। डोडा, उधमपुर, कठुआ और किश्तवाड़ में 2-2 यूनिट्स होंगी। राजौरी जिले में 1 यूनिट खोलने का फैसला हुआ है। इन नई यूनिट्स आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा होंगी और सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगी। ये स्पेशल यूनिट्स जम्मू में खास तौर पर पीरपंचाल और चिनाब माउंटेन रेंज में आतंकवाद के खिलाफ मददगार साबित होंगी। लखनऊ की एक डॉक्टर के साथ करीब 3 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो गई। पीजीआई के डॉक्टर के अकाउंट से साइबर ठगों के गैंग ने 2 करोड़ 81 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। लखनऊ पीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन उस वाकये के बाद से गहरे सदमे में हैं। साइबर ठगों ने ऐसा जाल बुना कि उसमें डॉक्टर रुचिका फंस गईं। ठगों ने डॉक्टर के खाते से कुल 2 करोड़ 81 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ये पैसे इनके साथ अलग अलग बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करवाए गए। उनका एक जैसे वो कनेक्ट करते थे लोगों को, अलग अलग लोग आते थे, कनेक्टेड होते थे, उनकी आवाज सुनती थी, उनका नाम और बैजेस और सब वो अपने अपने बैज नंबर्स बताते थे कि साइबर ठगी का ये अपनी तरह का अलग मामला है। हालांकि साइबर क्राइम टीम ने 27,88,000 रुपए फ्रीज करवा दिए हैं, लेकिन ठगी की रकम बहुत बड़ी है। इस कार्रवाई के क्रम में कुल अभी तक 27,88,000 रुपए फ्रीज करा लिया गया है। बाकी बैंक रिपोर्ट्स आने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। करोड़ों की ठगी का ये खेल एक अनजाने फोन कॉल से शुरू हुआ, इसलिए अगर आपके पास भी ऐसे फोन कॉल्स आते हैं तो सावधान। डॉक्टर से ठगी का ये केस सबके लिए सबक है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल।
ओवैसी की पार्टी ने एमवीए को दिया गठबंधन का ऑफर। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जिस वक्त अपने गढ़ हैदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, उसी वक्त महाराष्ट्र में ओवैसी से ध्वजवाहक इम्तियाज जलील ने बड़ा सियासी धमाका किया। इम्तियाज ने कांग्रेस शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना को गठबंधन का ऑफर दिया। आप हमें बताइए कि आप हमें कितनी सीट देंगे, हम आपके साथ हैं। हम बाद में आपसे सीट को लेकर कोई भी निगोशिएशन नहीं करेंगे। बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए इम्तियाज जलील के ऑफर पर एमवीए की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा मराठा फैक्टर को लेकर भी है। चर्चा है कि मनोज जरांगे और पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति की स्वराज पार्टी एक साथ आ सकते हैं। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल का चुनाव लड़ना करीब करीब तय है। वहीं संभाजी राजे छत्रपति ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अगर एआईएमआईएम एमवीए के साथ जाती है और मनोज जरांगे पाटिल और स्वराज पार्टी एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर दिलचस्प हो जाएगी। किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मन की बात के तर्ज पर शुरू होगा किसानों की बात कार्यक्रम। किसानों को खेती से जुड़े रिसर्च और दूसरे अपडेट देने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही किसानों की बात कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। मन की बात के तर्ज पर महीने में एक दिन ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। एक दिन महीने में, और सितंबर महीने से हम शुरू कर देंगे। सितंबर के महीने में तारीख जल्दी तय करेंगे। किसानों की बात शुरू कार्यक्रम कर दिया जाएगा। किसानों की बात कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी और किसान शामिल होंगे। कार्यक्रम के जरिए किसानों को खेती से जुड़े ताजा रिसर्च, फसलों से जुड़ी जानकारी और दुनिया में खेती किसानी से जुड़े हर अपडेट की जानकारी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि और उससे जुड़े विभाग का बजट मोदी सरकार में बढ़कर 1,52,000 करोड़ रुपए हो गया है। पूरे देश में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई गणमान्य लोगों ने ध्वजारोहण भी किया। वहीं दिल्ली में रॉबिनहुड आर्मी ने आजादी का जश्न अलग ही अंदाज में मनाया। ये वो बच्चे हैं जो समाज के अंतिम छोर पर हैं, लेकिन इन्हें मुख्य धारा में लाने का जिम्मा रॉबिनहुड आर्मी नाम के एनजीओ ने उठाया है। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया। रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर्स ने इस मौके पर 100 लोगों को इकट्ठा किया, राशन बांटा और आशीर्वाद लिया। और यहाँ की फैमिलीज जो है हमारे 4-5 साल से हमें जानती हैं। यहाँ 200-250 के आसपास फैमिलीज रहती हैं, तो उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके पीछे का मकसद ये है कि हमें आज़ादी तो आज से काफ़ी साल पहले मिल गई थी, बट भूख से आज़ादी जो है उसके लिए हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस भूख से आज़ादी के लिए हम ये मिशन चलाते हैं हर साल। हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, ये हम अपने फ्री टाइम में करना चाहते, तो अपनी मर्जी से हम लोग अपना टाइम निकाल के आते। रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर में कोई यूपीएससी स्टूडेंट है तो कोई जॉब कर रहा है। ये सब फ्री टाइम में इन इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद करते हैं। रॉबिनहुड आर्मी 2014 से चल रही है। भारत समेत कई देशों में संस्था गरीब लोगों की मदद करती है, उन्हें राशन बांटती है। अंतरिक्ष से आई हैरत अंगेज तस्वीरें। नासा के एस्ट्रोनॉट ने चांद के छिपने और सूरज के निकलने का वीडियो बनाया। धरती में सूरज चांद की दोस्ती आपने कई बार देखी होगी, लेकिन धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में सूरज और चांद की अटखेलियों की नई तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैमरे में कुदरत का करिश्मा कैद किया है। वीडियो में चंद्रमा अस्त होता हुआ दिखाई देता है और उसी वक्त सूर्य का उदय भी दिखाई दिया है। जैसे ही चंद्रमा नीचे की तरफ गया, कैमरे पर सूरज की अचानक तेज रोशनी पड़ी। डोमिनिक ने बताया कि आकाशगंगा के सिग्नल्स तारामंडल के बिल्कुल करीब ये तस्वीर कैद की गई है। 5 दिन पहले नासा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अंतरिक्ष की हैरत अंगेज तस्वीरें जारी की थी। इसमें ग्रह, नेबुला, चंद्रमा, गैलेक्सी और चांद की तस्वीरें मौजूद थी। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स की मुश्किल बढ़ गई है। नासा अगस्त के आखिर तक फैसला लेगा कि सुनीता को बोइंग स्टार लाइन से वापस लाया जाए या दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेजें। कोरोना वायरस के बाद नया वायरस दुनिया को सताने लगा। एमपॉक्स वायरस से कई देशों में दहशत। WHO ने इस वायरस को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया।
ये वही वायरस है जिसे कुछ वक्त पहले तक मंकी पॉक्स कहा जाता था। चिंता की बात यह है कि 2 साल में दूसरी बार इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। अफ्रीकी देश कांगो में इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप फैला हुआ है और अब इसकी चपेट में कई पड़ोसी देश भी आ गए हैं। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी अफ्रीका CDC के मुताबिक इस साल अब तक अफ्रीकी महाद्वीप पर एम पॉक्स के 17,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। वायरस की वजह से 517 मौत हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मामलों में 160% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर अफ्रीका के 13 देशों में एम पॉक्स के मामले दर्ज किए गए, जबकि 116 देशों में इसका असर देखा जा रहा है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि अब बीमारी को रोकने के लिए पूरी दुनिया में कोशिश करनी होगी। The spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. WHO से पहले अफ्रीका में एमपॉक्स इमरजेंसी घोषित की गई थी, इस चेतावनी के साथ कि ये वायरल इन्फेक्शन खतरनाक दर से फैल रहा है। कोरोना वायरस की तरह ये भी एक संक्रामक बीमारी है। WHO का कहना है कि मंकी पॉक्स में मृत्यु दर अलग अलग देखी जा रही है, कई बार तो ये 10% से ज्यादा है। मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन इस बार इसका प्रकोप ज्यादा है। अफ्रीकी देशों के अलावा अमेरिका और यूरोप में भी मंकी पॉक्स जैसे लक्षण रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चेचक जैसे दिखने वाली बीमारी का वायरस फैलता कैसे है। अब इसे लेकर कई शोध और स्टडी पहले ही सामने आ चुकी है। वायरस पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वायरस कई जानवरों से इंसान में फैल सकता है। गिलहरी, गैम्बिया पाउच वाले चूहे, डॉर्मेस, बंदर समेत कई दूसरे प्राइमेट से ये मानव के शरीर में दाखिल हो सकता है। चिंता की बात यह है कि एक बार इंसान के शरीर में आने के बाद ये दूसरे इंसान के शरीर में जा सकता है। शरीर के पसीने, चेहरे या शरीर के दूसरे हिस्से में घाव का फ्लूइड, खांसी के ड्रॉपलेट्स या फिर संक्रमित चीजों से दूसरे शरीर में घुस जाता है। निकट संपर्क के अलावा यौन संपर्क के जरिए भी फैल सकता है। साल 2022 के बाद से कांगो में इसके केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वायरस का प्रकोप एक लोकल स्ट्रेन की वजह से हुआ, जिसे क्लेड आई के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस तरह कोरोना रूप बदलता था, वैसे ही ये वायरस भी रूप बदल रहा है। अब इसका नया वेरिएंट क्लेड आई भी क्लोज कॉन्टैक्ट के जरिए आसानी से फैलता दिख रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विषाणु ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स फैमिली का मेंबर है, जो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के लिए भी जिम्मेदार होता है। कोरोना की रोकथाम के लिए कई कंपनियों ने वैक्सीन बनाने का दावा किया। दुनिया की ज्यादातर आबादी को वैक्सीन भी लगाई गई थी, लेकिन क्या मंकी पॉक्स के लिए भी कोई वैक्सीन तैयार हो चुकी है? सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह कोरोना के लक्षण थे, मंकी पॉक्स वायरस के ज्यादातर सिम्टम वैसे ही हैं। लेकिन आमतौर पर मंकी पॉक्स वायरस संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाने में 3 से 17 दिन लगा जाते हैं। मंकी पॉक्स का सबसे शुरुआती लक्षण बुखार होता है। खरोच जैसे निशान बनने लगते हैं। इसके अलावा ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान भी महसूस होती है। बुखार शुरू होने के लगभग 1 से 4 दिन बाद त्वचा पर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। दाने अक्सर पहले चेहरे पर दिखते हैं, इसके बाद हाथ या पैर से होते हुए शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं। बीमारी है तो इलाज भी होना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कोई ठोस उपचार नहीं है, लेकिन कुछ दवाओं से कंट्रोल हो सकता है। इलाज में आमतौर पर सिरोफोविड, ST246 और वैक्सीनिया इम्यूग्लोबिन का इस्तेमाल किया जाता है। मंकी पॉक्स रोकने के लिए मार्केट में जोनोस्टिन वैक्सीन भी उपलब्ध है, जो इम्वाम्यून या इम्वेनेक्स नाम से मिल सकती है। चेचक का एक टीका ACAM 2000 भी इसे रोकने में काफी हद तक कारगर साबित हुआ है। 2 साल पहले भारत में भी मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया था, लेकिन ये फैला नहीं। अब अगर मामले बढ़ते रहे तो फिर भारत को एहतियाती कदम उठाने पड़ सकते हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए ABP न्यूज के साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।